अपमान। जनरल मैनेजर के कमरे में जैसे ही सतीश और उसके पिता शशि कुमार दाखिल हुए, उस कमरे की भव्यता देखकर दोनों दंग रह गए। कमरे की एक दीवार पूरी तरह कांच से बनी हुई थी। वहां से बाहर देखने पर प्रकृति की खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। इतना बड़ा बिजनेस पहली बार संभालने जा रहे सतीश और उसके पिता शशि कुमार के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। दरवाजे पर खड़े दोनों को अंदर आइए, एक आवाज ने पुकारा। तभी सतीश ने अपने पिता की ओर देखा तो शशि कुमार ने उसका कंधा थपथपाते हुए इशारा किया कि सब ठीक होगा। अंदर आए दोनों को आरएसपी ग्रुप के जनरल मैनेजर लोकेश ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और बाहर का नजारा देखते हुए आराम से बैठे रहे। वे दोनों अंदर आए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन लोकेश चुपचाप बैठा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। इससे सतीश का सब्र टूट गया और उसने बात शुरू की। सर, हम रवि कुमार कंपनी से आए हैं। मेरा नाम सतीश है। सतीश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि लोकेश ने लापरवाही से जवाब दिया। मुझे पता है। लोकेश ने फिर से अपना पुराना काम देखने लग गया। उसका बर्ताव सतीश और उसके पिता शशि कुमार दोनों को बेहद खटक रहा था, लेकिन उसके जरिए मिलने वाला प्रोजेक्ट बहुत अहम था, इसलिए दोनों दांत भींचकर चुपचाप सहते रहे। सतीश ने फिर से बात शुरू की। सर, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि रवि कुमार की कंपनी ऊटी की सबसे बड़ी कंपनी है। सतीश की लगातार बातों पर लोकेश ने इस बार रुचि दिखाते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, तुम लोग इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कब से आए हो? खुश होकर सतीश ने अपना जवाब देना शुरू किया। सतीश का स्वभाव ही ऐसा था कि सामने कोई भी हो, वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करने की कोशिश करता। वह लोकेश के सामने रवि कुमार की कंपनी की खूबियों के बारे में बताने लगा। नए बने इंजीनियरिंग टीम के बारे में भी उसने विस्तार से बताया और अब तक उन्होंने जो रियल एस्टेट बिजनेस किया था उसकी भी तारीफों के पुल बांधने लगा। उसने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में भी लगातार बोलते ही चला गया। इतना बोला कि उसका मुंह सूख गया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बातें सुनकर यह प्रोजेक्ट जरूर उनके हाथ लग जाएगा, लेकिन जब उसने उम्मीद भरी नजरों से लोकेश की तरफ देखा तो पाया कि लोकेश तो आंखें बंद करके गहरी नींद में सो रहा था। अब तक सतीश के साथ किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। ऊंटी में उसकी आंखों में देखकर ही कई लोग डर जाते थे, लेकिन आज लोकेश का इस तरह बर्ताव करना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पास में बैठे उसके पिता ने धीरे से उसका हाथ थपथपाकर इशारा किया कि धैर्य खोना नहीं चाहिए। गुस्से को काबू करने के लिए सतीश ने गहरी सांस ली और फिर जोर से बोला, लोकेश सर, क्या हुआ? आंखें मलते हुए पूछा लोकेश ने। कुछ भी नहीं सर, आप रवि कुमार की कंपनी के बारे में जो भी पूछना चाहते थे मैंने सब बता दिया, ऐसा कहते हुए सतीश ने कहा। स्थिति नियंत्रण में रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सतीश के पिता शशि कुमार ने जल्दी से अपनी बैग से एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स निकाला और लोकेश की ओर बढ़ाया। सर, हमारी तरफ से आपको ये एक छोटा सा तोहफा है, कृपया स्वीकार करें, मत कहो। रवि कुमार ने वो बॉक्स लोकेश के सामने टेबल पर रख दिया। शशि कुमार की ओर देखते हुए लोकेश ने टेबल पर रखे बॉक्स को खोला। उसमें दुर्लभ और कीमती वाइन की एक बोतल थी। इसे देखकर लोकेश मुस्कुराया और खुश होकर कहा, आपने कौन सा नाम बताया? सतीश है ना? इसके कहने पर उन दोनों में फिर से उम्मीद की किरण जग उठी कि यह प्रोजेक्ट किसी न किसी तरह उनके हाथ में आ जाएगा। लोकेश ने कहा, आपने रवि कुमार की कंपनी के बारे में सब बता दिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आपकी कंपनी में हैं वो आप बताना भूल गए। सतीश और उसके पिता उस बात को ध्यान से सुनने लगे। उनके पिता और वह आपस में उलझन भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। हमें यह नहीं पता था। ऐसा क्या है सर? उत्सुकता से शशि कुमार ने पूछा। लोकेश ने हल्के हंसी के साथ कहा, यही तो सपना देखने जैसी बात है, और फिर एक बार फिर मुस्कुराया। आपको पता है यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? क्या आप जानते हैं इस तरह के मौके आपको कैसे मिलते हैं? यह सब कुछ आप अपने सपनों में भी सोच नहीं सकते। इतना कहते ही जो पहले तक हंसते हुए थे उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। जब बड़ी बड़ी कंपनियां उनके लिए इंतजार करते करते चली गईं, तो सिर्फ हम ही क्यों? सतीश को लंबे समय से संदेह था कि उसे बुलाया गया था। अब उसे पूरी तरह समझ में आ गया कि यह बुलावा सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिए था। कुर्सी को धकेलते हुए वह खड़ा हुआ और बोला, यह जगह पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। आप हमारे अपमान के लिए यहाँ कैसे? मैं रिसोर्ट बना रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। सतीश की यह बात कमरे के बाहर सुरक्षा गार्ड के कानों तक पहुंची। तेजी से अंदर आए। सुरक्षा गार्ड गुस्से में सतीश की ओर बढ़े और उसे पकड़ लिया। 1 मिनट रुकिए, आपने यह क्या कहा?
वह व्यक्ति हाथ में रखा वाइन का बोतल नीचे पटक कर तोड़ देता है। ओह सॉरी, नीचे पटक दिया। वह मजाक में हंसता है। सतीश यह देखकर गुस्से में कमरे की ओर दौड़ता है। सतीश सोचता है ये वाइन तो उसके कर्मचारियों को भी पीने के लिए नहीं दी जाती, इसे उसे ही तो उपहार के तौर पर दिया गया था। प्रोजेक्ट खरीदने का इरादा है क्या? यह कहते हुए लोकेश ने उन्हें वहां से बाहर धक्का दे दिया। लोकेश के कमरे से आई आवाज ने बाहर खड़े बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों का ध्यान खींचा। सतीश और शशि कुमार को गले से पकड़कर बाहर धकेलते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने वहां मौजूद सभी को साफ साफ दिखा दिया कि इस जगह का नियंत्रण किसके हाथ में है। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें सख्ती से चेतावनी दी। यह सुनकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए कि आरएसपी ग्रुप कितना बड़ा है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए रवि कुमार ने उन्हें क्यों भरोसा किया, ये सोचकर वे आपस में फुसफुसाने लगे। रवि कुमार के प्रशासन में उनकी कंपनी काफी मजबूत और व्यवस्थित थी। अब वे यह बात कर रहे थे कि उनकी कार्रवाई से आगे क्या होने वाला है। जैसे ही दोनों बाहर गए, लोकेश ने अपना फोन उठाया और वासुदेव को कॉल करके कहा, सर जैसा आपने कहा था मैंने उन दोनों को असहज कर दिया और भेज दिया। उसी समय वासुदेव ने सूर्या को कॉल किया और वहां हुई घटनाओं के बारे में बताया। उसने सब कुछ उसे बता दिया। यह सब सुनने के बाद ही सूर्या को मन की शांति मिली। फिर उसने अपने लिए एक और काम करने की योजना बनाई। कल प्रीति इस प्रोजेक्ट के डील के लिए यहाँ आएगी और बिना किसी सवाल के यह प्रोजेक्ट उसे सौंप दिया जाएगा। उसने कहा कि प्रीति को आकर बिना किसी देर के प्रोजेक्ट सौंप दिया जाए। प्रीति आएगी, उन्हें थोड़ी भी देर इंतजार न करने दें। फॉर्मेलिटीज का बहाना बनाकर भी इंतजार न कराएं। सूर्या ने इसे दोहराते हुए जोर देकर कहा। वास्तवदेव सोच में पड़ गए कि सूर्या ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो भी सूर्या कर रहा है वह निश्चित रूप से सही और अच्छा ही होगा। सतीश और शशि कुमार ने मिलकर प्रोजेक्ट सौंप दिया और यह रवि कुमार तक पहुंच गया। कौन अच्छे हैं और कौन बुरे, और कौन उनके पीछे इस कंपनी को सही ढंग से चला सकता है, यह समझने के लिए थोड़ी समय की आवश्यकता थी। समय निकालने के बाद उन्होंने फिर से कंपनी में कॉल लगाई और बोर्ड मीटिंग के लिए जल्दी से इंतजाम किया। कंपनी के सभी महत्वपूर्ण लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में सूर्या भी शामिल हुआ, लेकिन उसने अपनी कोई राय व्यक्त किए बिना बस एक तरफ ही बैठा रहा। सतीश और शशि कुमार के मन में यह खुशी थी कि उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया गया, लेकिन उस मीटिंग में मौजूद लोगों के चेहरों पर कोई खुशी की झलक भी नहीं थी, क्योंकि भले ही आरएसपी ग्रुप बहुत बड़ा न हो, ऊटी में रवि कुमार की कंपनी ही राजा की तरह फैलकर हावी थी। लेकिन कल हुए डरावने घटनाक्रम की वजह से कंपनी बड़ी संकट में फंस गई थी, क्योंकि उनका सामना करने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि आरएसपी ग्रुप का जनरल मैनेजर। मीटिंग में सतीश और शशि कुमार भी वे सिर झुकाए खड़े नजर आए। इसीलिए मैं बिजनेस संभालता हूँ। क्या तुमने कहा था कि आराम करो? तुम जो कर रहे हो उसकी वजह से हमारे भरोसे पर कितने परिवारों को तकलीफ हो रही है, तुम्हें पता है? रवि कुमार गुस्से में चिल्लाए। अब तक किसी ने उनका ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। उन्होंने जो गलती की थी उसे किसी तरह सुधार कर हमारी कंपनी को हमेशा की तरह प्रगति के रास्ते पर कौन ले जाएगा, वही अब इस कंपनी को संभालेंगे, ऐसा रवि कुमार गुस्से के साथ बोल रहे थे। यह सब सुन रही प्रीति को दुख हुआ भी और नहीं भी। फिर वह नहीं जान पाई कि कंपनी अब फिर से हमारे हाथ में आ गई है या नहीं, बस चुपचाप बैठी रही। तभी उसके फोन पर सूर्या से कॉल आई। सूर्या, जो 10 कुर्सियां पीछे बैठा था, उसे इशारा करके फोन उठाने को कहा। फोन ऑन करने पर प्रीति ने सुना, क्या आप पूरी तरह मुझ पर भरोसा करती हैं? अगर हाँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह पूरा करके दिखाऊंगा। हमारी कंपनी की जो भी बुरी छवि है उसे मैं बदल कर दिखाऊंगा। अपने पिताजी को भी ये बता दें। प्लीज प्रीति, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। ऐसा कहते हुए सूर्या बस उसे देखकर ही खड़ा रहा। दूर से ही उसने बात की। शादी के 3 सालों में सूर्या ने कभी भी उसके लिए कोई बात नहीं मांगी थी, लेकिन आज जब उसने यह मांग रखी तो प्रीति को यह कुछ अजीब और चुभने वाला लगा। वो सोचने लगी, क्या सच में उसे उस व्यक्ति के सामने फिर से खड़ा होना चाहिए जिसने हमारी कंपनी को शर्मिंदा किया था? कई बातें मेरे बेटे सतीश ने देखी हैं, और अगर यह स्थिति उसके सामने है तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ऐसे ही प्रीति से चंडिया फिर से तंज कसने लगी। पहले से हुए अपमान की वजह से प्रीति किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, और अब चंडिया की ये बातें जैसे आग में तेल डालने जैसी स्थिति पैदा कर रही थी। लेकिन सूर्या चुपचाप कुछ कहे या करे बिना भी नहीं रह सका। रवि कुमार से बात कर रही प्रीति थोड़ी
सी उठकर खड़ी हुई और साहसपूर्वक बोली, पापा, मैं किसी तरह इस प्रोजेक्ट को पूरा करके कंपनी के लिए अच्छा नाम दिला दूंगी। मुझे एक मौका दीजिए। सोचकर शशि कुमार ने उसे शांत रहने के लिए चेताया। प्रीति के वहां फिर जाने पर कई विरोध खड़े हुए, लेकिन रवि कुमार ने तुरंत कहा, मैंने तय कर दिया है, तुम कल सुबह ही वहां जा सकती हो। इन दोनों लोगों ने जो किया उसका सही निपटारा तुम्हें ही करना होगा। रवि कुमार ने आश्चर्यचकित होकर प्रीति से पूछा, प्रीति, क्या तुम ये कर पाओगी? प्रीति ने थोड़ी मुस्कान के साथ सूर्या की ओर देखकर कहा, कर पाऊंगी या नहीं ये बाद में पता चलेगा, पहले कोशिश करनी होगी। मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी है और अब तक इस कंपनी के लिए तुमने इतनी मेहनत नहीं देखी, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रीति ने दृढ़ता से सतीश की ओर देखते हुए कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझाकर पूरा करके लाऊंगी और जो इंजीनियरिंग टीम आपने मुझे सौंपी है वो वापस मेरी जिम्मेदारी में आनी चाहिए। सतीश क्रोध में अपनी हथेली से मेज थपथपाकर खड़ा हुआ। लेकिन इसके बावजूद तुम जो कर सकती हो वही करो, रवि कुमार ने कहा। फिर तुम खुद ही जाओगी? रवि कुमार ने सतीश से पूछा। लेकिन सतीश बिना कुछ कहे शांत बैठा रहा। कल जो अपमान उसने झेला था उसके क्रोध में सतीश अपने दांत कसकर चबाता रहा और प्रीति के प्रति उसके प्रेम और चिंता को, लेकिन अब उस समय सतीश में सिर्फ नफरत ही ज्यादा थी। इसमें किसी को आपत्ति है? अगर है तो वे खुद जाकर बात कर सकते हैं। हर किसी के पास अपने अपने विचार और राय थी। शशि कुमार के परिवार को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग प्रीति पर भरोसा कर रहे थे। जब सब लोग प्रीति को सफल होते देखना चाहते थे, उस समय सतीश के मन में एक अजीब सी खुशी भी थी, जैसे वह खुद अपमानित हुआ था। उसी तरह प्रीति को भी अपमानित होते देखेगा। उस दिन दोपहर ही प्रीति ने सौर्या के साथ आरएसपी टूरिज्म कंपनी का रुख किया। डर के बावजूद उसके मन में हिम्मत थी। उसने अपने डर को बाहर जाहिर नहीं किया। कार से उतरकर प्रीति आधा रास्ता चली और फिर वापस सौर्या की ओर बढ़ी। मुझे नहीं पता तुमने क्या कुछ किया है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ उसी वजह से आई हूँ जो तुमने कहा था। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। प्रीति ने बेचैनी भरे स्वर में सौर्या की ओर देखकर कहा, और सब कुछ ठीक होगा। उसने केवल एक शब्द में हिम्मत जताई और अपनी आंखें कसकर मूते हुए अंदर बढ़ गई। प्रीति अपने डर भरे मन के साथ लोकेश के ऑफिस में प्रवेश की। वह डर रही थी कि कल जैसी स्थिति आज भी दोहराई जाएगी, लेकिन फिर भी उसने लोकेश के सामने बैठना ही चुना। 15 मिनट बाद प्रीति लोकेश के ऑफिस से बाहर आई, जैसे किसी भूत ने उसे छोड़ दिया हो। वह अपनी आंखों पर खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी। कई बार उसने खुद को छुआ। यह निश्चित रूप से एक सपना ही होगा। आरएसपी टूरिज्म का प्रोजेक्ट अब रवि कुमार की कंपनी को सौंप दिया गया था। कल सतीश के व्यवहार को देखकर प्रीति सोच रही थी कि आज कुछ परेशानी होगी, लेकिन जो उसने सोचा था वह बिल्कुल उल्टा निकला। सतीश ने जैसा कहा था वैसा ही उसका व्यवहार पूरी तरह से सही और व्यवस्थित तरीके से हुआ। प्रीति ने सोचा, क्या उसके ऐसा व्यवहार करने के पीछे कोई और कारण भी हो सकता है? लेकिन अंदर बिताए 15 मिनटों में उसने कोई भी हद पार करने वाला काम नहीं किया। प्रीति को इस तरह देखकर सूर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन प्रीति के चेहरे पर जो आश्चर्य और तनाव था वह वैसा ही बना रहा। प्रीति तुरंत कार में बैठी और सूर्या के साथ अपने ऑफिस के लिए रवाना हुई। ऑफिस पहुंचकर प्रीति किसी से कुछ बोले बिना प्रीति सीधे अपनी केबिन में जाकर बैठ गई। प्रीति का कुछ बोले बिना सीधे केबिन में जाना वहां मौजूद सभी लोगों को यह यकीन दिला गया कि शायद कुछ हुआ है और इस बार भी वह प्रोजेक्ट हमारी पकड़ में नहीं आया। सूर्या ने कहा कि अब सभी यह जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वहां क्या हुआ। और प्रीति, ये प्रोजेक्ट अब हमारी कंपनी के पास ही है। अब सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि वे जो भी प्रोजेक्ट करने वाले थे हमारी कंपनी ही उन्हें संभालने वाली है। प्रीति ने सामने रखी फाइल खोलते हुए यह दृढ़ता से कहा। प्रीति धीरे धीरे मीटिंग रूम की ओर बढ़ी। हम लोग जो नहीं कर सकते थे वो उसने करके दिखा दिया। अब क्या हुआ ये समझ में आ गया। अब इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। जाओ सब लोग उनकी कामयाबी को देखो, सतीश ने कहा और गर्मजोशी से अपनी फाइल मेज पर रखते हुए प्रीति की ओर देखा। प्रीति ने यह कहते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन सतीश ही था जो इसे मानने को तैयार नहीं था और वह फाइल पलटकर देखता रहा। पक्का यह उसने अकेले किया नहीं होगा। पक्का पीछे कोई है जो उसे मदद कर रहा है, या फिर उसने कोई और तरीका अपनाया है। वह सोच रहा था कि जो उसके बस की बात नहीं थी उसे प्रीति ने करके दिखा दिया। कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकते हो, यही तो असली बात है। प्रीति ने तेज नजर से सतीश को देखा और पूछा, जो इंजीनियरिंग टीम तुमने मेरे लिए बनाई थी
उसे कब वापस लेने वाले हो? उसने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ उसका दिमाग उलझा नहीं है। जब तक यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के पास नहीं आता तब तक यह इंजीनियरिंग टीम तुम्हारी नहीं है। सतीश अपने गुस्से और आश्चर्य में चिल्लाया, यह कैसे संभव हुआ उसके द्वारा? क्या उसके पीछे कोई है? उसी समय किसी ने दरवाजा खोला और सूर्या ठंडे स्वर में अंदर आया। सतीश ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े वह करो। तुमसे कुछ भी नहीं होगा, बस एक लड़की है। निश्चित रूप से उसने अपनी खूबसूरती दिखाकर सबको मोहित कर लिया होगा। प्रीति को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। सूर्या, जो यह सब शांत चित्त होकर देख रहा था, उस पर क्रोध आ गया और उसने अपने हाथ जोर से मोड़ लिए। सूर्या अगला कदम क्या उठाएगा? क्या वह सबको बताएगा कि उसने प्रीति की मदद की? आरएसपी ग्रुप, क्या सच में सबको पता चलेगा कि यह सब सूर्या ही कर रहा था? भूत नौकर, जिस प्रोजेक्ट की उम्मीद सतीश ने की थी, वह जब प्रीति को मिला तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। आक्रोश में आकर उसने प्रीति के बारे में बहुत ही घटिया और नीच बातें करना शुरू कर दिया। अब तक जोश और उत्साह से भरी प्रीति अचानक टूट सी गई। दिल टूटने पर वह चुपचाप पास की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अपनी बेटी के बारे में सबके सामने सतीश को इतनी नीच बातें करते सुनकर रवि कुमार का गुस्सा सिर पर चढ़ गया। उसने कड़क आवाज में कहा, क्या हिम्मत है तेरी जो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बातें करता है? रवि कुमार का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि मानो वह सतीश को मार ही डालना चाहता हो। तभी अचानक एक जोरदार तमाचा सतीश के गाल पर पड़ा और पूरा हॉल, जहां लोग अब तक शांत बैठे थे, एकदम सन्नाटे में डूब गया। सूर्या! प्रीति की कांपती आवाज गूंजी। सभी लोग चौंक कर सूर्या की तरफ देखने लगे, लेकिन सूर्या का चेहरा अलग ही हाल में था। उसके गुस्से से भरे हाथ ने जैसे ही वार किया, उसकी आंखों में अजीब सी नमी और बेचैनी झलक उठी थी। सतीश को तो यह पता ही नहीं चला कि सूर्या कब से वहां खड़ा था। सूर्या ने कड़क आवाज में कहा, इस बार सिर्फ एक थप्पड़ मारकर छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर प्रीति को लेकर कुछ करने की सोच भी तो अंजाम इससे कहीं बड़ा होगा। सावधान रहना। आज तक किसी ने सूर्या को इतना गुस्से में नहीं देखा था। उसकी गरजती आवाज ने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। सतीश के दिल में सूर्या की बातों ने हल्का सा डर बैठा दिया। रवि कुमार के लिए यह सब देखकर स्थिति अजीब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सूर्या के इस कदम पर खुश हो या सतीश के इतने नीच स्तर तक गिर जाने पर दुखी हो। कंफ्यूज होकर वह वहीं कुर्सी पर बैठ गया। जगह खुशी मनाने की थी, लेकिन प्रीति का दिल टूट चुका था। जहां उसे खुश होना चाहिए था, वहां वह गहरी मनोवेदना में डूबी हुई थी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि सूर्या से और सहा ही नहीं गया। उसने तेजी से प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींच ले गया। सूर्या के हाथ पकड़कर ले जाने पर भी प्रीति ने उसे रोका नहीं। उसके मन में बस यही सवाल था, क्या कोई उसे बचाने आएगा? लेकिन जिस पल सूर्या अचानक वहां आया और उसके सामने खड़ा हुआ, प्रीति के दिल में अनजानी खुशी की लहर दौड़ गई। वह सूर्या के पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे कोई नन्ही बिल्ली का बच्चा। ऑफिस के बाहर आते ही प्रीति ने अचानक उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, आप कौन हैं? ये वो सूर्या नहीं हो सकते जिन्हें मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ। आपके अंदर कुछ नया, कुछ अलग है। मुझे साफ साफ समझ आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट से आपका कोई गहरा कनेक्शन है। आखिर ये सब आपने कैसे किया? मुझे सच जानना है। मुझे अभी सच जानना है। प्रीति ने अपने हाथ बांध लिए और सूर्या के सामने वैसे ही खड़ी हो गई जैसे कोई बच्चा जिद पर अड़कर खड़ा हो। वह वहां से हिलने को तैयार ही नहीं थी। सूर्या एक पल तक बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी ये खामोशी ही प्रीति के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। प्रीति ने एक बार फिर जिद करके वही सवाल दोहराया। सूर्या ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रीति, जिस लोकेशन ने तुम्हें यह प्रोजेक्ट दिया है वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, इसीलिए उसने मेरी रिक्वेस्ट पर तुम्हारी मदद की। इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बस करो। उस वक्त की परिस्थिति को संभालने के लिए सूर्या ने यही जवाब देकर बात टाल दी। कार में मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने पसंदीदा गाने को सुनते हुए आती प्रीति को देखकर सूर्या का मन भी हल्का और सुकून भरा हो गया। घर के अंदर पहुंचते ही प्रीति दौड़कर अपनी माँ वनीता को कसकर गले लगा ली। माँ, तुम्हें पता है आज बहुत बड़ी बात हुई है। आरएसपी ग्रुप का प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ गया है और ये सब, माँ, ये सब सिर्फ सूर्या की वजह से है। अगर सूर्या नहीं होता तो मैं कुछ भी कर ही नहीं पाती। प्रीति की खुशी से चमकती हुई मुस्कान देखकर वनीता आज पहली बार सूर्या की ओर देखकर मुस्कुराई। न केवल मुस्कुराई बल्कि धीरे धीरे कहा, थैंक यू
थोड़ी हैरानी में प्रीति सूर्या का चेहरा और वनीता का चेहरा बार बार बदल बदल कर देखती रही, जैसे हर पल कुछ नया समझने की कोशिश कर रही हो। फिर एक बार उसने खुशी में वनीता को कसकर गले लगा लिया। तभी रवि कुमार के ऑफिस में मीटिंग खत्म हो चुकी थी और सभी लोग चले गए थे, लेकिन सतीश वहीं रह गया था, मीटिंग हॉल में रखी कुर्सी पर बैठा हुआ। कितने समय तक वह वहां बैठा रहा, इसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। तभी शशि कुमार अंदर आए और बोले, इतने दिनों की मेहनत बेकार जाने वाली थी और वो प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ में आया इसी समय। लेकिन अगर प्रीति ऐसे ही बर्ताव करती रही तो इंजीनियरिंग टीम भी हमारे हाथ छोड़कर चली जाएगी। उसे हम यूं आसानी से नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपने गुस्से और चिंता को खुलकर व्यक्त किया। शशि कुमार के सामने सतीश खड़ा था। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी बड़ी गलती कर दी है? इस संपत्ति को पाने के लिए मैं भाई भाई किसी को भी नजरअंदाज नहीं करूंगा, और इसके लिए जैसे तुमने सोचा मैं कुछ नहीं करूंगा। शशि कुमार की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सतीश सीधे खड़ा होकर शशि कुमार का सामना कर रहा था और उससे पूछ बैठा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? शशि कुमार ने गंभीरता से कहा, तुम किसी से भी दुश्मनी कर सकते हो, लेकिन प्रीति से नहीं। प्रीति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अच्छे से जानते हो कि रवि कुमार के लिए प्रीति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर उसके सामने प्रीति के बारे में ऐसा कहा गया तो हमारे लिए। शशि कुमार ने सतीश को बताया कि यह संपत्ति कैसे हासिल की जा सकती है, लेकिन सतीश ने मन ही मन सोचते हुए कहा, अब ये सब बातें करने का क्या फायदा? वह प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग टीम तो हमें छोड़कर बहुत समय पहले चली गई। शशि कुमार ने यह सुनकर शरारती हंसी दी। जैसा तुम सोच रहे हो, प्रीति के लिए यह प्रोजेक्ट नहीं, आरएसपी ग्रुप का यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के पास ही आया है, प्रीति के पास नहीं। उन्होंने एक एक शब्द जोर देकर कहा। वह अभी इस बिजनेस में अभी अभी उतरी है, उसे इतने सारे जटिल मामलों की जानकारी नहीं हो सकती। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वह अकेले संभाल ही नहीं सकती। देखो, यह प्रोजेक्ट आखिरकार तुम्हारे हाथ ही आएगा। तब तक धैर्य रखो और पहले रवि कुमार के पास जाओ, माफी मांग लो। शशि कुमार ने सतीश को सलाह दी। तभी सतीश की उम्मीदें जाग उठीं। वह प्रीति से उस इंजीनियरिंग टीम को अपने हाथों में आने की कल्पना कर हंस पड़ा। उस रात सूर्या सोने की तैयारी कर रहा था। वह अपने कमरे में चला गया। हालांकि शादी को 3 साल हो चुके थे, प्रीति और सूर्या अभी भी अलग अलग कमरों में सोते थे। सतीश सोच रहा था कि भले ही प्रीति को सूर्या पसंद हो, इसका मतलब यह नहीं कि यह प्यार में बदल गया है। एक ही कमरे में उसके पास सोना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके मन का वह बस यही चाहता था कि वह उसके पास रहे। इसीलिए सूर्या ने सोचा, चाहे कितने भी साल लग जाए, वह इंतजार कर सकता है। प्रीति की सोच को समझते हुए वह उसके पास रखे तकिए को थामे हुए अपनी आंखें बंद कर लिया। तभी किसी ने सूर्या के कमरे का दरवाजा खटखटाया। इस समय सूर्या ने सोचा, कौन होगा, और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर उसने प्रीति को खड़ा देखा। वह सफेद रंग की नाइट ड्रेस पहने हुए थी और उसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई देवदूत सामने खड़ा हो। उसके पंजे जैसे हाथ सूर्या को ऐसा महसूस करा रहे थे कि वह उसे छूकर उसके होठों पर एक चुंबन देना चाहता है। फिर भी उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया। सूर्या ने सोचा कि जब तक प्रीति खुद अपने प्यार का इजहार नहीं करती, तब तक उसकी जिंदगी प्रीति के साथ शुरू नहीं होनी चाहिए। आज जैसा कभी नहीं हुआ, प्रीति थोड़े अधिक मेकअप के साथ नजर आई थी। लाज की वजह से उसके गाल लाल हो गए। मेरे कमरे में लाइट बहुत कम है, बहुत अंधेरा है, इसलिए क्या मैं आज आपके कमरे में सो सकती हूँ? प्रीति ने हिचकिचाते हुए पूछा। आज वह हमेशा से ज्यादा शर्मीली लग रही थी। लाइट है ना, मैं बदल देता हूँ, सूर्या ने कहा। क्योंकि चिंता मत करो, सूर्या ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा। लेकिन प्रीति जल्दी जल्दी बोली, वो लाइट बदलना बहुत मुश्किल है, आप शायद नहीं कर पाए, उसे छोड़ दीजिए, कल देख लेंगे। क्या मैं आज आपके कमरे में ही सो सकती हूँ? वह हिचकिचाते हुए धीरे धीरे यह बात कह रही थी। प्रीति जो कुछ कहने वाली थी, सूर्या उसे समझ ही नहीं पाया। वह सोच रहा था कि लाइट बदलना कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, मैं तो इसे कई बार कर चुका हूँ। कुछ समझे बिना ही वह प्रीति के कमरे की ओर बढ़ गया। तभी प्रीति, जो उसके सामने चल रही थी, ने अचानक उसे रोकते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मैं खुद देख लूंगी कि लाइट सही है या नहीं। प्रीति ने सूर्या को धक्का देते हुए गुस्से में अपने कमरे की ओर चली गई। सूर्या सोच रहा था, प्रीति को क्या हुआ? अब मुझे उसके लिए लाइट बदलनी चाहिए या नहीं? मैं तो बस ये बताने आया था। आखिर वह अचानक क्यों गुस्सा हो गई? अपने मन में यही सोचते हुए वह सिर खुजाते हुए उसके कमरे में गया। सूर्या कई दिनों बाद खुशी खुशी सोने लगा, लेकिन प्रीति अपनी ही कमरे में बेचैनी से करवटें
बदलती रही, नींद नहीं आ रही थी। अब अगर उसे कुछ कहना हो तो वह सूर्या से सीधे नहीं कह सकती थी। रात के इस समय वह जानती थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वह पूरी तरह सूर्या पर गुस्सा निकाल रही थी। अपने तकिए को सूर्या समझकर उसने अपने क्रोध को शांत करने तक बार बार उसे थप्पड़ मारते हुए अपने तकिए को पीटा। वह सोच रही थी, क्या मेरे पहनावे से सूर्या का ध्यान खींचा जा रहा है? नहीं तो फिर क्या करूं? वह पूरी रात यही सोचती रही कि अब इसे सूर्या तक कैसे पहुंचाया जाए और इसलिए नींद नहीं आ सकी। अगले दिन सुबह सूर्या बेहद खुश और ताजगी के साथ उठ गया, लेकिन केवल एक रात में प्रीति की आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सामने एक छोटा पांडा खड़ा हो। प्रीति हमेशा परफेक्ट दिखती थी और सही समय पर नाश्ता करने के लिए आती थी, लेकिन आज अपने पायजामे की हुडी और उलझी हुई बालों के साथ और आंखों के नीचे काले घेरे दिखते हुए वह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। सूर्या प्रीति की हालत देखकर मुस्कुराया, लेकिन प्रीति की नजरें जैसे किसी जादू की तरह सीधे उस पर झपट पड़ी। उसकी आंखें मानो उसे चुभने वाली थीं। यह देखकर सूर्या धीरे धीरे अपना रखा हुआ डोसा लेकर प्रीति के पास पहुंचा गया। अभी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे पूछा था। प्रीति को गुस्से में ऐसा कहते देखकर सूर्या सोच में पड़ गया। कल तक जो खुश और प्यार भरी तरह पेश आती थी, आज वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है? वह सोचता रहा, कल से क्या हुआ? मैंने क्या गलती कर दी? तभी वहां वनिता आ पहुंची और साथ में एक और। प्रीति ने डोसा सूर्या की प्लेट में रख दिया। शादी को 3 साल हो गए थे और यह पहली बार था जब उसने सूर्या के लिए कुछ ऐसा किया। वनिता ने ऐसा करके सूर्या को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने का संकेत दे दिया। वनिता ने डोसा प्लेट में रखकर चली जाने के बाद कहा, ये तो तुमने देखा ना? सूर्या ने मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखा, लेकिन प्रीति शर्म से अपना चेहरा घुमा लेती है। प्रीति के इस अलग व्यवहार को देखकर सूर्या कुछ समझ नहीं पाया और जैसे कल की तरह ही सिर खुजाते रहा। प्रीति ने सोचा कि किसी तरह 1 घंटा भी तो उसे तैयार होने में लग ही जाएगा। सूर्या ने कहा, मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है, जैसे ही तुम निकलो मुझे कॉल करना। इसके बाद वह अपनी नई कार में बैठकर वहां से निकल गया। होटल में ठहरे वासुदेवन सूर्या के कमरे में पहुंचे। उन्होंने जानने की कोशिश की कि आरएसपी टूरिज्म का बिजनेस किस तरह चल रहा है और सारी जानकारी हासिल की। फिर उसके हाथ में जो कार की चाबी थी, सूर्या ने वासुदेवन को कार की चाबी सौंपते हुए कहा, इसे तब तक अपने पास रखो जब तक मैं मांग न लूं। जैसे ही सूर्या जाने के लिए तैयार हो रहा था, वासुदेवन ने कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है। जो भी कहना है तुरंत बता दो, घर में प्रीति सिर्फ मेरे लिए ही है। उसने कहा, वह इंतजार करेगी। सूर्या यह सोचकर कि प्रीति को सौंपे गए उस प्रोजेक्ट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, वासुदेवन के शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम दोनों फॉलो कर रहे हो, एक रामलिंगम की तरह काम करो और दूसरा चक्रवर्ती की तरह कोस्ट सर्वेंट भेजा गया है, वासुदेवन ने कहा। सूर्या अच्छी तरह जानता था कि रामलिंगम निश्चित रूप से यह काम कर सकता है, लेकिन जब वासुदेवन ने कॉस्ट सर्वेंट शब्द कहा तो सूर्या चौंक गया और यह सोचकर वह और भी उलझन में पड़ गया कि आखिर चक्रवर्ती ने कॉस्ट सर्वेंट क्यों भेजा है। इसके पहले सूर्या ने इस तरह का कॉस्ट सर्वेंट सिर्फ एक ही बार देखा था, जब वह बहुत छोटा था। चक्रवर्ती ने इसे अपनी मां के लिए ही व्यवस्थित किया था। कॉस्ट सर्वेंट दिखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन उनका किया जाने वाला काम बिल्कुल साधारण नहीं होता। सूर्या को यह समझ ही नहीं आया कि चक्रवर्ती के घर में रहते हुए भी उसे क्यों मान्यता नहीं मिली। उस घर में उसे परिवार का हिस्सा भी नहीं माना गया। आज उसे यह सोचकर उलझन हो रही थी कि आरएसपी ग्रुप की सारी संपत्ति उसने अपने नाम क्यों कर रखी। यह उलझन वासुदेवन की बातें सुनते ही और बढ़ गई। साथ ही यह भी समझ नहीं आया कि यह कॉस्ट सर्वेंट उसके लिए क्यों भेजा गया है। सूर्या ने सोचना शुरू किया कि इसे भेजा गया है, वह निश्चित रूप से अच्छा काम होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि चक्रवर्ती की इस कार्रवाई के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। इस बात को जानने के बाद उसके मन में कई सवाल उठने लगे। सूर्या ने केवल यह समझा कि जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद जैसे ही सूर्या वहां से निकलने के लिए तैयार हुआ, वासुदेवन ने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी। मैं देख रहा हूं, कहते हुए वह कार की चाबी वहीं छोड़कर चला गया। घर के दरवाजे पर प्रीति ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर इंतजार कर रही थी। हमेशा की तरह सूर्या ने रवि कुमार की पुरानी कार में बैठकर उसे ऑफिस तक पहुंचाया।
घर से ऑफिस तक की राह में भी प्रीति कुछ नहीं बोल रही थी। क्या अब भी आप मुझसे नाराज हैं? सूर्या ने पूछा, ये समझे बिना कि वह किस बात पर गुस्सा हो रही है। मैं तुमसे नाराज क्यों रहूं? गुस्सा? वह सूर्या की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, जैसे उसे थप्पड़ मारने वाली हो। हमारे बीच में जो भी है उसके बारे में सूर्या थोड़ा झिझकते हुए जवाब देने लगा, अभी वह बस गुस्से में है। हम नहीं समझ सकते कि इस लड़की के मन में क्या है, इसलिए बस चुप रहकर शांत रहें। कार चलाकर वह ऑफिस पहुंच गया। कार से उतरते ही दोनों को देखकर संध्या ने कहा, हेलो मिस्टर सूर्या, आज आपकी पत्नी को भी इसी पुरानी कार में बैठा कर लाए हो? क्या इस कार के लिए रेंटल दी थी और जुबान भी कसकर पकड़ रखी है? ऐसा लग रहा था जैसे वह आज सुबह से ही इसी अंदाज में शुरू कर दी थी। भारी सांस लेते हुए सूर्या पीछे मुड़कर देखने लगा। अगर यह कार किराए पर नहीं ली जा सकती तो मेरे पति विवेक के अलावा और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर चाहो तो उसे भरोसा दिला सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे भरोसे पर भरोसा नहीं कर सकते। सूर्या कार में बैठा धीरे धीरे सिर झुकाकर सोच में पड़ गया। सोच रहा था कि ये सब लोग आखिर कहां से आ जाते हैं। वह बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसा सोच रहा था। भाई को जो चोट लगी थी वह अब भी तुम्हारे गाल पर ही है लगता है। प्रीति ने ऊपर से नीचे तक उसे घूरते हुए मजाक में कहा। संध्या को उसी जगह की याद आ गई जब उसने सबके सामने प्रीति के कमरे को उसी दिन अपने नाम कर लिया था। प्रीति ने फिर से यह याद दिलाया, जिससे वह नाराज हो गई। लेकिन उसने यह सब छुपाकर मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखा और कहा, अरे प्रीति, तुम तो बहुत खुश और आराम से बैठी हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता कि उस आरएसपी ग्रुप के प्रोजेक्ट से तुम्हें जल्द ही बाहर कर दिया जाएगा? यह सुनकर सूर्या और प्रीति दोनों ही समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा कि वह कुछ बकवास कर रही है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसके पीछे संध्या का भाई सतीश है तो प्रीति गुस्से में तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ गई। सूर्या को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, ये लोग प्रीति के साथ कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। सूर्या अगर चाहे तो इस प्रोजेक्ट को जैसा चाहे वैसा बदल सकता है। प्रीति के पास यह प्रोजेक्ट पहुंचाने के बावजूद प्रीति को इसे संभालने के लिए और भी जान को खतरा अपने हाथ में आए। प्रोजेक्ट को फिर से उससे छीनने के लिए इस बार सतीश ने क्या किया है, यही सोचकर प्रीति गुस्से से तेजी से आगे बढ़ी। ऑफिस के अंदर चली गई प्रीति को गुस्से में जाते देख सूर्या को लगा कि वह गुस्से में कुछ भी कर सकती है, इसलिए किसी गलती से बचाने के लिए वह तुरंत उसके पीछे चला गया। सूर्या को किसी भी तरह चोट पहुंचाने की सोचकर आई संध्या के लिए यह सब एक निराशा बन गया। इस बार किसी भी तरह सूर्या को सबके सामने बेइज्जत करके ही रहना है, यही सोचकर संध्या भी उनके पीछे चली गई। तेजी से सूर्या तक पहुंच गई संध्या और आत्मविश्वास से हंसते हुए बोली, प्रीति चाहे कितनी भी गुस्से में अंदर गई हो, लेकिन जो वह सोच रही है वह कभी नहीं होने वाला। इस कंपनी में रवि कुमार का लिया हुआ फैसला ही आखिरी माना जाता है। सूर्या को पूरा यकीन था कि उन्हें दरकिनार करके प्रीति के साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी संध्या की बातें सुनकर उसे लगा कि कुछ और ही हो रहा है। ये प्रोजेक्ट रवि कुमार चाचा चाहकर भी प्रीति के हाथ में नहीं दे पाएंगे। उनसे भी बड़ा एक शख्स है इस खानदान में, उनका कहां ही का कानून है। उन्हें दरकिनार करके रवि कुमार चाचा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। संध्या ने विलन जैसी मुस्कान के साथ कहा। सूर्या ने हैरानी और उलझन से उसकी ओर देखा। तुझे अब तक समझ नहीं आया? इस परिवार में दादाजी मुथु का कहां ही कानून है, हमेशा से ऐसे ही होता आया है। कुछ समय से वो किसी बात में दखल नहीं दे रहे थे। आखिरी बार तो तुमने उन्हें अपनी शादी में देखा था, लेकिन अब वो फिर से लौट आए हैं। संध्या ने उत्साहित होकर सूर्या से कहा। ये सब सुनकर सूर्या के भीतर गुस्सा उभर आया। अब तक सूर्या ने मुथु दादा को सिर्फ 3 बार ही देखा था। उन्हें औरतों का नौकरी पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि औरतों का काम सिर्फ घर संभालना और परिवार का ख्याल रखना ही होना चाहिए। शशि कुमार रवि कुमार का कभी विरोध नहीं कर सकते थे। उनके बेटे सतीश की हरकतों की वजह से जो भी उनकी जिम्मेदारी में था सब प्रीति के हाथों में चला गया। रवि कुमार एक बार फैसला ले लेते तो किसी की भी बात नहीं सुनते, लेकिन अगर उनके पिता कुछ कह देते तो बिना पलटकर जवाब दिए उसी को मान लेते। इसी वजह से शशि कुमार ने आखिरकार अपने सबसे बड़े हथियार मुथु दादा को इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को सतीश के हाथों में देने के लिए नई चाल चलनी शुरू की। सूर्या को अच्छी तरह मालूम था कि इस प्रोजेक्ट को प्रीति से छीनने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुथु दादा को इसमें घसीट लेंगे
ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। उसी समय संध्या ने सूर्या को देखकर ताना मारा। प्रीति लोकेश के साथ 3 घंटे होटल में अकेली बातें कर रही थी। ये तुम्हें पता है, इतना घटिया और नीच कोई गिर सकता है क्या? यही सोचकर सूर्या ने मन ही मन संध्या को कोसा। सूर्या को सब कुछ अच्छे से पता था। अब अगर प्रीति ने एक शब्द भी कहा तो उसे शांत कर देना आसान था। संध्या सोच रही थी कि अगर सूर्या से प्रीति को अलग कर दिया जाए तो सारे काम आसानी से निपटाए जा सकते हैं। फिर भी तुम बहुत मासूम हो सूर्या। पति मौजूद होने के बावजूद एक भी आदमी साह सोचकर भी नहीं देख सकता। तुम ये सब कैसे सह रहे हो? संध्या ने अपना चेहरा मासूम बनाकर सूर्या से कहा। सूर्या का चेहरा गुस्से से बदलते देख उसने सोचा कि उसकी योजना सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यही योजना उसके खिलाफ ही लौटने वाली है। वह भी नहीं देख पाई। संध्या ने गलत अंदाजा लगाया कि सूर्या प्रीति पर गुस्सा करेगा। एक लड़की के बारे में दूसरी लड़की के लिए इतनी नीच बातें बोलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अगर प्रीति ने गलती करके प्रोजेक्ट लिया तो तुम सबने देखा ना। तुम जो चाहे सोचो और करो, लेकिन मेरी प्रीति पर मुझे पूरा भरोसा है। अब अगर कोई प्रीति के बारे में गलत बोलेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूर्या ने अपने हाथ जोड़कर संध्या की ओर देखते हुए कहा। इससे आगे बात की तो वह शांत रह गई, क्योंकि उसे डर था कि सूर्या और गुस्सा हो सकता है। ये सब पीछे से सुन रही प्रीति का सूर्या के प्रति प्यार और बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इन 3 सालों में उसने सूर्या को कभी इस तरह किसी अलग अंदाज में नहीं देखा था। हमेशा शांत रहने वाला सूर्या कुछ दिनों से इस तरह व्यवहार कर रहा था और यह प्रीति के दिल पर बहुत असर डाल रहा था। दूर से सूर्या को निहारती प्रीति खड़ी थी। जब भी वह उसे देखती उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी और मुस्कान ही खिल उठती। तभी प्रीति को खुश देखकर वहां मौजूद सतीश को थोड़ी चिड़चिड़ाहट होने लगी। उसे यह सब बहुत नापसंद था। सतीश ने आवाज लगाई और सूर्या मुड़कर देखा तो उसने पाया कि प्रीति उदास खड़ी है। सतीश ने मजाक में कहा, मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी पत्नी की कोई भी गलती बर्दाश्त न करे। और सूर्या की ओर हंसते हुए देखा। सूर्या के बारे में जो कुछ भी कहा गया उसने उसे सहकर भी। सूर्या सब कुछ सह लेता है, लेकिन अगर किसी ने प्रीति के बारे में गलत बोला तो वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल जो उसने सहा उससे अलग आज सूर्या ने सतीश को दूसरी गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इतना जोरदार थप्पड़ मारते ही सूर्या के मुंह से 2 दांत टूटकर नीचे गिर गए। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग, देखो यहां बड़ी महारानी आई हुई है, कौन कौन आए हैं, सब इकट्ठा हो जाओ, परिवार की इज्जत लेने वाली महारानी यहां ही है, सब आकर देखो। सतीश के मुंह से निकली ये बातें प्रीति के दिल को जैसे चुभ गईं। कुछ भी समझे बिना गलत बातें करने वाले उसे देखकर प्रीति बस उसे ही देखती रह गई। वे तेजी से दौड़े आए और जैसे ही सूर्या गुस्से में थप्पड़ मारने ही वाला था उन्होंने उसे पकड़ लिया। सतीश ने भी हिम्मत जुटाकर सूर्या पर हमला करने के लिए खुद को तैयार किया और दौड़ पड़ा, लेकिन वह सूर्या को पकड़कर मार ही नहीं पाया। चाहे बात ही करें या इस प्रोजेक्ट को उससे छीनने की कोई साजिश रची जाए। सूर्या ने सबके सामने चेतावनी दे दी, जो भी हो मैं किसी को भी इसे लेने नहीं दूंगा, कोई इसे भूल भी ना पाए। इसके बाद अगर यह शख्स इस परिवार के मुत्थु दादा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्होंने प्रीति को यह प्रोजेक्ट देने से मना किया तो उन्हें भी। सूर्या ने चेतावनी देते हुए कहा, मैं इसका विरोध करूंगा। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे भाई को मारो, तुम्हें हमारे परिवार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। हम प्रीति की रक्षा करेंगे और जो चाहे करेंगे। आखिरकार यह हमारा घर है और हमें पूरा अधिकार है। अगर यह तुम्हारा होता तो तुम्हें इसका असली महत्व पता होता। तभी संध्या सूर्या के पीछे से चिल्लाई। सूर्या ने उसी गुस्से में जिस गुस्से में उसने सतीश को मारा था संध्या की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में जो गुस्सा था और हाथ कसकर मुड़े हुए थे उसे देखकर संध्या डर के मारे सांप की तरह सिकुड़कर रह गई। फिर सूर्या गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। फिर सूर्या वहां से चलते हुए प्रीति भी उसके पीछे चली आई। तेज कदमों से जा रहे सूर्या ने थोड़ी देर रुककर खड़ा हुआ। उसे पीछा करती हुई तेज चाल में आ रही प्रीति ने यह नहीं सोचा था कि वह रुक जाएगा, और उसी गति में उसने अपना पीठ झुकाकर चलना जारी रखा। अपनी गर्दन को सहलाते हुए सूर्या को देखकर प्रीति अपनी गर्दन को सहलाते रही, जैसे वह किसी बड़े पत्थर पर गिरने से लगी चोट का दर्द महसूस कर रही हो। गुस्से में भरे सूर्या ने उसे इस तरह देखा और उसका मन अचानक हल्का सा हो गया। सूर्या के सामने प्रीति की हर हरकत जैसे एक मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। उसे निहारते हुए सूर्या
धीरे धीरे प्रीति के पास आया और कहा, क्या तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा करोगी? सूर्या जब भी ऐसा पूछता, प्रीति को लगता कि कुछ तो होने वाला है। कल भी जब उसने ऐसा ही पूछा था, तभी वह प्रोजेक्ट प्रीति के हाथ में आया था। आज भी जैसे ही सूर्या ने यही सवाल पूछा, प्रीति ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा करती हूँ। फिर उसने धीरे धीरे सूर्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सूर्या ने इसका ध्यान दिए बिना तेजी से अपनी कार में बैठ गया। इससे प्रीति को थोड़ी निराशा हुई। फिर जैसे ही वह कार में बैठी, मानो कोई भूत सरसों के पेड़ पर चढ़ गया हो, उसने गुस्से में तेजी से कार का दरवाजा बंद कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या ने क्या गलती की, और वह भ्रमित होकर पीछे मुड़कर देखने लगा। उस दिन शाम को ऊटी में मौजूद गोल्ड सतीश क्लब की तरफ चला गया। वह क्लब ऊटी में महेश्वरण का था। वहां एक बड़ा समूह मौजूद था जिसमें कब्जा पंचायती और गुंडे शामिल थे। उस गोल्डन क्लब में मानो एक छोटा सा साम्राज्य ही चल रहा था। वहां से एक सोफे पर जाकर बैठा सतीश अपनी घबराहट में तेजी से सांस लेते हुए दरवाजे की ओर देखता रहा। तभी क्लब का दरवाजा खुला और दो खूबसूरत महिलाएं अंदर आईं। उनके पीछे एक बड़ा सा जंगली भालू जैसा रूप लिए डरावना और भयंकर दिखने वाला व्यक्ति था। एक व्यक्ति अंदर आया। उसे देख सतीश तेजी से खड़ा हो गया। हेलो महेश्वरन सर, कैसे हैं आप? याद है मुझे? मैं ही सतीश हूँ। सतीश ने खुद का परिचय महेश्वरन से करवाया। आपके बारे में मुझे पता नहीं था क्या? 4 साल पहले प्रीति भी तो लड़कियों की तरह मुझसे पूछ कर आई थी। उस समय भी आपने ऐसा मना कर दिया, जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया हो। हाँ, इतनी जल्दी सब भूल जाएगा क्या? यह कहते हुए वह जोर से हंसा और अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा। हंसते हुए अपने कंधों को उसके हाथ की पकड़ से धीरे धीरे हटाया। सतीश, ठीक है, हमारी डील पर आते हैं। यहां आकर तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? महेश्वरन ने सतीश से पूछा। थोड़ा हिचकिचाते हुए सतीश ने कहा, मैं यहां आरएसपी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूं। महेश्वरन को यह समझने में थोड़ी उलझन हो रही थी कि वह इस बारे में उनसे क्यों चर्चा करने आया है। प्रीति, आपको तो अच्छे से पता ही है, मुझे जो प्रोजेक्ट मिलना था वह प्रीति ने झपट कर ले लिया, तो अब वह प्रोजेक्ट मेरे पास वापस आना चाहिए, सतीश ने कहा। प्रीति और सूर्या के बारे में सोचते ही उसके मन में गुस्सा भड़क उठता था। अब प्रीति की बजाय सूर्या को देखना ही उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हर बार उसे देखते ही ऐसा लगता कि वह कुछ न कुछ कर ही देगा। मैंने सुना है कि आरएसपी ग्रुप टूरिज्म गामी के हिसाब से रेडी हो रहा है। अगर मैं तुम्हारे लिए इसमें कुछ कर दूं, तो तुम्हें मुझे उसमें से 30% कमीशन देना होगा, उसने कहा। चेहरे पर गंभीरता बनाए रखते हुए महेश्वरन ने कहा। सभी के सामने सूर्या से मिलने वाली अपमान की यादें और उसका बदला लेने का विचार उसे सोचने का मौका दिए बिना यहां तक ले आए थे। सतीश ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह सीधे 30% कमीशन मांग देगा। सतीश ने सोचा कि प्रोजेक्ट तो उसके हाथ में आएगा, लेकिन महेश्वरन इतनी बड़ी बात 30% कमीशन मांगना उसे अपने हाथ में नहीं आने देगा। यह जानकर भी वह यह सोच रहा था कि महेश्वरन सीधे 30% कमीशन मांग रहा है। फिर भी वह यहां तक आया ही नहीं होना चाहिए था। यह विचार सतीश के मन में घूम रहा था। इतने में महेश्वरन बड़ी हंसी के साथ सतीश की ओर देखकर बोला, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं कोई लालची नहीं हूं। 30% कमीशन की कोई जरूरत नहीं। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम्हें वह प्रीति संभालने में मदद करनी है? आज महेश्वरन की बात सुनकर सतीश थोड़े चौंक गया। उसे हत्या करने तक का साहस नहीं था। सतीश ने सोचा कि रवि कुमार की बेटी को मारकर वह चैन से नहीं जी सकता। अगर उसने उसे मारने का फैसला किया तो निश्चित रूप से वह एक पागल ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करो। उसे डरा कर किसी तरह मुझे वह प्रोजेक्ट दिलवा दो, बस इतना ही काफी है, सतीश ने घबराहट में यह कहा। सतीश की घबराहट भरी बात सुनकर महेश्वरन हंस पड़ा। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम उसके अनुसार चले तो यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मेरी फीस मैं बाद में ही ले लूंगा, उसने अपना प्लान उसे समझाया। उसके बाद सतीश ने प्रीति को कॉल किया। फोन उठाते ही प्रीति ने सतीश की आवाज सुनी और तुरंत फोन काट दिया। गुस्से में सतीश ने सोचा, इसका गुस्सा मैं जरूर दबा दूंगा, और एक बार फिर कॉल किया, लेकिन हर बार उसकी योजना प्रीति ने ही विफल कर दी। फिर उसने प्रीति के मोबाइल पर एक वीडियो भेजा और उसके नीचे संदेश लिखा, इस वीडियो में वही सूर्या है। अगर तुम 15 मिनट में गोल्डन क्लब नहीं पहुंचती तो सूर्या को तुम अकेले ही देख सकोगी। फोन खोलकर वह वीडियो देखने लगी। प्रीति झटके में ठिठक गई।
उस वीडियो में सूर्या चलते हुए दिखाई दे रहा था और पीछे खड़ी एक लॉरी उसे उठाने के लिए पास आ रही थी। यह देखकर वह घबराकर सतीश को कॉल करती है और कहती है, सूर्या ने कुछ भी नहीं किया, मैं अभी निकलती हूं, उठा लो प्लीज, सिर्फ सूर्या को छोड़ दो। प्रीति का उसके सामने रोना सिरकना सतीश को देखकर आनंद हो रहा था। गुस्सा किए बिना धैर्यपूर्वक वह सामने सोफे पर बैठकर बात करने को तैयार हुआ और कहा, इस प्रोजेक्ट की वजह से कल तुम्हें और मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। अगर तुम इससे सहमत हो जाओ तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। कहा सतीश ने। हम शांत रहें, बस यही काफी है। जो चाहे करो, हमें छोड़ दो, प्रीति ने विनम्रता से पूछा। सतीश ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, ठीक है। इससे यह साबित हो गया कि हमारे बीच कोई परेशानी नहीं आएगी। यह दिखाने के लिए वह सामने खड़ा था। फिर प्रीति जल्दी जल्दी गोल्डन क्लब की ओर चली गई। अंदर जाकर वह एक कोने में सोफे पर आराम से बैठकर शराब पीते सतीश की तरफ बढ़ी। हर चीज की एक सीमा होती है सतीश, अगर घर में पता चला कि तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में है। उसने प्रीति को गोल्डन ड्रिंक्स थमा दिए। लंबे समय तक मिन्नतें करने के बाद और प्यास लगने के कारण प्रीति ने बिना किसी संदेह के जल्दी जल्दी अपने सामने रखे गए ड्रिंक को निगल लिया। कुछ ही मिनटों में वह गोल्डन ड्रिंक पीते पिए हड़बड़ाने लगी, अरे यार, तुम सब इंसान हो या इन गोल्डन ड्रिंक्स में कुछ मिलाया हुआ है? अगर मुझे अब कुछ हो गया तो सूर्या तुम्हें बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। इतना कहते हुए वह हड़बड़ाते हुए उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाती, उसने उसके कान में जाकर डरावना शोर मचाया, तुम भी और तुम्हारा पति भी मारने के लिए। मैं क्या पागल हूं? इतना कहते हुए सतीश ने उसे सोफे पर धक्का दे दिया। तभी क्लब का दरवाजा तेजी से खुला। जिसे पक्का भरोसा था कि वहां सूर्या ही होगा, वह पूरी तरह गलत साबित हुआ। दरवाजे के पीछे से महेश्वरन आए। प्रीति इस स्थिति में है, क्या सूर्या को इसका पता चलेगा? प्रीति यहां से कैसे बच पाएगी? सूर्या का दिया हुआ जवाब, 4 साल पहले जब प्रीति कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तब महेश्वरन ने यह कहते हुए उसे कई बार परेशान किया था कि वह उससे प्यार करता है। उसने कुछ दिनों तक हर तरह से प्रीति को पाने की कोशिश भी की थी, लेकिन रवि कुमार के डर से वह कुछ कर नहीं पाया और चुपचाप पीछे हट गया। लेकिन उस समय जो मौका उसे नहीं मिल पाया था, अब वही मौका उसके हाथ आ गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि प्रीति के अपने ही परिवार वाले उसे ऐसा मौका दे रहे हैं। मौका हाथ से न निकल जाए, इस बार प्रीति को किसी भी तरह अपना बना लेना है। यही सोच रहा था महेश्वरन। वो अब पूरी तरह तेरी है, जो चाहे कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसे तकलीफ होती है या नहीं। मुझे तो बस ये चाहिए कि सूर्या तकलीफ में पड़े। आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें उस प्रोजेक्ट को वो लोग छू भी ना पाएं, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ही तीर से 2 निशाने लगेंगे। हंसते हुए सतीश वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। अब से मुझे दामाद कहकर बुलाना, आखिर हम अपने ही तो होने वाले हैं। महेश्वरन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी वह घिनौनी मुस्कान देखकर सतीश ने बड़ी मुश्किल से अपने होठों पर एक बनावटी मुस्कान ला दी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने कहा, सब काम ठीक से हो जाने के बाद मुझसे संपर्क करना। यह कहकर वह वहां से चला गया। उसी समय सूर्या को रास्ते में रोकने वाले 2 आदमी बोले, तू ही वो सूर्या है, प्रीति का पति? सूर्या को तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसा महसूस हो ही रहा था। प्रीति घर पर भी नहीं थी और ऑफिस में भी नहीं। वो आखिर कहां गई होगी, यही सोच में डूबा था सूर्या। तभी अजनबी लोग आकर प्रीति के बारे में पूछने लगे, जिससे उसका शक और भी गहरा हो गया। प्रीति कहां है? तुम लोग आखिर हो कौन? तुम लोगों को क्या चाहिए? सूर्या ने उन्हें घूर कर डराने की कोशिश की, लेकिन वो उसके धमकाने से बिल्कुल भी नहीं डरे। तेरा दाहिना पैर चाहिए या बायां? जो भी तेरी सुविधा के हिसाब से हो, जल्दी फैसला कर। जैसे ही वे हंसते हुए यह कहने लगे, सूर्या को तुरंत समझ में आ गया कि प्रीति को इन लोगों से कोई खतरा हुआ है। तुरंत ही उसने उनका शर्ट पकड़ते हुए गुस्से में कहा, प्रीति कहां है? ठीक ठाक जगह पर कह दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो मदद नहीं कर सकता वही तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वे सूर्या को अनदेखा कर गए, लेकिन सूर्या ने अपनी आंखें बंद करने और खोलने से पहले ही एक जोरदार प्रहार किया। उनके पैरों तले से 10 कदम दूर तक उन्हें उछलकर गिरना पड़ा। वो ये सोच भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है। सूर्या ने अगला प्रहार कर दिया और वे उठ भी नहीं पाए। सूर्या के प्रहार से वे दर्द सहन न कर पाए और चिल्लाते हुए बोले, गोल्डन क्लब
इस बीच सूर्या ने जल्दी से अपनी सांस रोकते हुए गोल्डन क्लब की दिशा की और दौड़ना शुरू किया। गुस्से में सूर्या की तरफ बढ़ते हुए क्लब के बाहर सुरक्षा गार्ड खड़े थे। 2 लोग उसे रोकने की कोशिश किए, लेकिन सूर्या ने न केवल उन्हें बल्कि महेश्वरन के सारे लोग जो उसे रोकने आए थे अगले 2 दिनों तक उठ भी नहीं पाए। प्रीति कहाँ है? सूर्या ने जैसे ही पूछा, उसके आंखों में गुस्से की आग झलक रही थी। वहां मौजूद किसी के पास सूर्या का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ एक ही व्यक्ति ने अपना हाथ उठाकर महेश्वरन के कमरे का रास्ता दिखाया। उसी गुस्से में सूर्या ने दरवाजा तोड़ते ही कमरे में घुस गया। कमरे के अंदर प्रीति आधी बेहोशी की हालत में थी और महेश्वरन जैसे ही वह पास आया, आधी बेहोशी में प्रीति ने पास पड़े वाइन की बोतल से उसे मारा, जिससे उसका माथा चौंटिल होकर खून बहने लगा। अरे अरे अरे, मैंने देखा कि मैं तुमसे कैसे सौम्य तरीके से पेश आया। तेरे पति से ज्यादा मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अच्छा ख्याल रखना, समझ गई प्रीति? निश्चित रूप से वे उसे जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन सूर्या जिंदा है क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे समय के लिए खुद को तैयार करता आया था। अपने पूरे जीवन में उसने आधे दिन तो केवल ट्रेनिंग में ही बिताए हैं। इस सबको व्यवस्थित करने वाला उसका सूर्या की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में हंसते हुए महेश्वरन बोला। प्रीति को उस हालत में देख सूर्या तुरंत महेश्वरन की तरफ दौड़ा। इस दौरान महेश्वरन ने पीछे रखे अपने चाकू को निकाला और सूर्या की गर्दन पर वार किया, जिससे उसे चोट लगी। अगर सूर्या की जगह कोई और होता तो, मां रेणुका, अगर तुम इस दुनिया में अच्छे से जीना चाहती हो तो सिर्फ मानसिक साहस ही काफी नहीं है, शारीरिक रूप से भी ताकतवर होना जरूरी है। यह बात रेणुका ने उसे कई बार कही थी, इसलिए उसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया और दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिकों में गिने जाने वाले कोस्ट के सर्वेंट के पास जाकर प्रशिक्षण लिया। और यह सब व्यवस्थित करने वाली उसकी मां ही थी, रेणुका। महेश्वरन प्रीति के पास आया। प्रीति डर के मारे पीछे पीछे चली और जैसे ही सोफे पर पैर फिसला, वह पूरी तरह बेहोश हो गई। तभी अंदर घुसते सूर्या को देखकर महेश्वरन बोला, ये कौन है? शिव पूजा में भालू की तरह दहाड़ने वाला। ओह, तो ये वही है, वह प्रीति का पति जो कुछ भी मदद नहीं करता। महेश्वरन डर के मारे चाकू से वार करने की कोशिश के बावजूद सूर्या को कुछ नहीं हुआ और उसने चाकू गिरा दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद सूर्या ने देखा कि प्रीति सुरक्षित है या नहीं, बेहोशी की हालत में। प्रीति को देखकर सूर्या ने तुरंत महेश्वरन का सामना किया। अगले ही पल सूर्या ने उसे एक प्रहार किया और महेश्वरन उठ भी नहीं सका। अगर सूर्या ने अगला वार किया तो उसकी जान उसके हाथ में नहीं रहती। महेश्वरन का शरीर जैसे फटा हुआ कपड़ा बन गया था। तभी वह दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनता है। धीरे धीरे महेश्वरन हंसना शुरू कर दिया। उसकी दांतों की कतार में 2 दांत गायब थे और सूर्या के वार से उसके पूरे सफेद दांत लाल रंग में दिखाई दे रहे थे। अगर तुम अपनी जान अपने हाथ में रखना चाहते हो तो उनके पास न जाकर ऐसे ही बच निकलो। इतनी तकलीफ में भी महेश्वरन हंसते हुए सूर्या की तरफ देखकर यह कह रहा था। यह सुनकर सूर्या की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। सामने 6 फीट ऊंचाई पर एक व्यक्ति खड़ा था और उसके पीछे और 15 लोग खड़े थे। सूर्या का ध्यान अब उस 6 फीट वाले आदमी पर था। यह देखकर महेश्वरन ने सूर्या को धक्का दिया और खुद ठोकर खाकर उसके पीछे गिर पड़ा। महेश्वरन वहां से भागकर छिप गया। बॉस, यहां जो कुछ भी था उसने सब तोड़कर नष्ट कर दिया, उसे छोड़ना मत। महेश्वरन मासूम बनने की नाटक करते हुए ऐसा बोला। सूर्या ने रोशनी में उसका चेहरा ध्यान से देखा। बाहर देखने में उसका चेहरा शांत और साधु सा लग रहा था। सूर्या को यह नहीं पता था कि साधु दिखने वाला व्यक्ति साधारण इंसान नहीं है। प्रदीप नामक यह व्यक्ति बड़े बड़े गुंडों के लिए एक डरावना खौफ बन चुका था। इसके सामने किसी ने कभी लड़ने की हिम्मत नहीं की। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं वह है कि वह जिंदा रहा हो। दुनिया के टॉप फाइटर्स एक ही जगह फाइटर क्लब में पैसे के लिए रिंग में लड़ाई लड़ते हैं। उस प्रतियोगिता में प्रदीप ने एक ही दिन में लगातार 15 लोगों को हराया। यही कारण है कि उसके आने के बाद ही गोल्डन क्लब ने बड़ी तरक्की देखी। गोल्डन क्लब, जो कि कठोर पंचायत और डॉन के नाम से मशहूर है, इस मुकाम तक प्रदीप के बिना नहीं पहुंच सकता था। भले ही महेश्वरन प्रदीप का विश्वास पात्र हो, यहाँ प्रदीप की ही बात कानून मानी जाती है। प्रदीप ही यहाँ बॉस की तरह चलता है। प्रदीप जो फैसला करता है, महेश्वरन कभी उसका विरोध नहीं करता, हमेशा प्रदीप के अनुसार ही चलता है। जो भी प्रदीप का फैसला होता है वही अंतिम होता है। सूर्या की कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है, ऐसा सोचकर घमंडी खड़े महेश्वरन के लिए प्रदीप ने जो अगला शब्द कहा
वह जैसे उसके सिर पर बिजली गिरने जैसा था। हेलो सर, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको गोल्डन क्लब में क्या चाहिए? यह विनम्रता से बोलते हुए प्रदीप को देखकर महेश्वरन के लिए यह झटका था। प्रदीप का यह सवाल सूर्या के लिए भी उलझन पैदा करने वाला था। साथ ही प्रदीप ने सूर्या से कहा, बिना किसी वजह के आप यहाँ मौजूद लोगों पर वार कर रहे हैं और महेश्वरन को भी बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। क्या हम यह जान सकते हैं कि ऐसा क्यों किया? विनम्रता से सूर्या की तरफ देखकर उसने पूछा। बिना किसी वजह के वार किया। साथ ही उसने सोफे पर बेहोशी की हालत में पड़ी प्रीति को देखा। बेहोशी की हालत में एक महिला को वहां देखकर वह और भी उलझन में महेश्वरन की तरफ देखने लगा। उसे यहां हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी। किसी ने गोल्डन, उसे सिर्फ इतना पता था कि सूर्या ने क्लब तोड़ा और महेश्वरन पर हमला किया। लेकिन अब उसे साफ समझ में आ गया कि महेश्वरन ने सूर्या के साथ कोई बड़ा गलत किया है। ये मेरा आदमी है कहकर महेश्वरन जैसे ही पूरा वाक्य खत्म करने ही वाला था, उसके 5 दांत हवा में उड़ गए। इतना साहस कैसे हुआ कि तुम कह दो वह तुम्हारा आदमी है? सूर्या ने अपने हाथों में उसे दबा लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। गोल्डन क्लब में काम करने वाले नौकरों की सभी मौजूदगी में महेश्वरन के लिए यह शर्मनाक था कि उसने सूर्या से मार खाई। सूर्या पर गुस्सा आया, लेकिन बिना कुछ बोले उसने महेश्वरन का मुंह बंद कर दिया। अगर अभी यहां सिर्फ प्रदीप ना होता तो महेश्वरन की कहानी यहीं खत्म हो गई होती। लेकिन प्रदीप के होने के बावजूद सूर्या ने जो साहस दिखाते हुए उसे मारा, उससे प्रदीप को भी समझ में आ गया कि सूर्या किसी से डरने वाला नहीं है, भले ही वहां प्रदीप मौजूद हो। यह वही स्थिति थी। स्थिति को समझते हुए महेश्वरन बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। यह सब देख रहे प्रदीप ने अपने हाथ मुड़ते हुए शांतिपूर्वक मजाकिया अंदाज में देखा। एक पल के लिए उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, भाई अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या? तो अब महेश्वरन को छोड़ दो, प्रदीप ने यह दबाव के साथ और शांतिपूर्वक कहा। प्रदीप के पीछे 12 लोग खड़े थे, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि सूर्या के साथ लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। चाहे 12 हो या 50, कोई भी उसने सोचा कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। महेश्वरन अब सतीश को याद करके गुस्से में आ गया। प्रदीप इस तरह किसी के सामने कभी शांत नहीं गया। अगर वह सूर्या को देखकर शांतिपूर्वक बात कर रहा है तो निश्चित ही वह बड़ा शख्स है और उसके साथ सहज रूप से पेश आना ही ठीक रहेगा। सोचते हुए महेश्वरन सूर्या के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी उसने सूर्या की तरफ देखा, जो प्रदीप से पूछ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, और धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर सूर्या की बात सुनकर बोला, बायां हाथ या दायां हाथ, तुम ही कोई एक चुन लो। सूर्या के इस शब्द ने महेश्वरन को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। जैसे ही महेश्वरन बोलने वाला था, हम इसे बैठकर सुलझा लेंगे, उसकी आंख झपकने के पल में प्रदीप ने उसका बायां हाथ काट दिया, जो नीचे टुकड़ों में गिर गया। दर्द सहन न कर पाने पर महेश्वरन चिल्लाने लगा, भाई अब तुम्हें सुकून है? प्रदीप ने यह सूर्या की तरफ देखकर पूछा। महेश्वरन हल्का सा सिर हिलाकर सहम गया। अगर प्रदीप ने ऐसा नहीं किया होता तो इस समय महेश्वरन अपने दोनों हाथ भी खो चुका होता। सूर्या को प्रदीप की शांतिपूर्ण बात करने की शैली और परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने की क्षमता बहुत पसंद आ गई। यह तो मैंने आपसे कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अगर कभी यह काम आपको पसंद ना आया हो तो निश्चित रूप से आप वही ढूंढ सकते हैं जो आपको चाहिए। सूर्या ने यह कहकर प्रदीप की तरफ देखा। आरएसपी ग्रुप, अगर कोई मुकाबला करना हो तो प्रदीप जैसे लोग ही पर्याप्त होंगे, यही उसने सोचा। सूर्या ने जो सवाल पूछा उसका प्रदीप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह शांत ही रहा। लेकिन सूर्या इसे स्वीकार नहीं कर सका। सूर्या को अच्छी तरह पता था कि ऐसे लोगों का मन आसानी से नहीं जीता जा सकता। फिर बाकी क्या? यहां जो कुछ हुआ वह सिर्फ इन 4 कानों तक ही, उसे यहीं रहना चाहिए, इसे पार करके बाहर नहीं जाना चाहिए। सूर्या ने वहां मौजूद सभी की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा। अगले ही पल इतनी जोर से कि सभी के कान फटने लगे। पास की टेबल टूटकर बिखर गई। टेबल के टूटने से ज्यादा उन्होंने सूर्या को इसे तोड़ते हुए डर के साथ देखा, और उसी तेजी से जिस गति से उसने टेबल को मारा, किसी और को भी अगर उसने मारा होता तो वह इस समय 2 टुकड़ों में बंट चुका होता। इतनी तेजी से हमला किया गया। अगर बाहर कोई इसको पार करने की कोशिश करेगा तो यही हाल होगा जो इस टेबल का हुआ। सूर्या ने चेतावनी दी। फिर उसने सोफे पर बेहोशी की हालत में पड़ी प्रीति को धीरे से उठाया और वह कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के चारों तरफ खड़े सभी लोग सूर्या के जाने के लिए रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। इतने डर के मारे कि सूर्या की सांस भी महसूस न हो, वे पीछे हटे।
सूर्या और प्रदीप ने केवल 10 मिनट तक ही बातचीत की, लेकिन उस 10 मिनट में ही प्रदीप ने सूर्या के बारे में इतना विस्तार से बात करना महेश्वरन के लिए थोड़ा हैरान करने वाला था। दर्द से झटकते हुए महेश्वरन बोला, तुमने इसके बारे में ठीक से पूछताछ की? सूर्या है यह, मुझसे कहा गया कि यह आदमी किसी काम का नहीं है। यह तो मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की। इतनी तकलीफ में भी वह चाकू पकड़ते हुए उसने कहा। महेश्वरन ने अब फैसला कर लिया कि सूर्या के सामने सिर झुकाकर कभी नहीं बैठेगा। इस व्यवसाय में वह 20 साल से था, और अगर यह बात बाहर फैल गई कि सूर्या ने उसका हाथ काट दिया तो उसके पूरे साम्राज्य का ढांचा ही गिर जाएगा। इसलिए उसने इसे छुपाकर रखने का निर्णय लिया। सूर्या ने प्रीति को उठाया और तुरंत वहां से एक छोटे क्लिनिक की ओर दौड़ा। वहां कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से प्रीति थोड़ी चक्कर में थी, लेकिन उसे और कोई चोट नहीं लगी थी। अगर थोड़ी देर और छोड़ दिया जाता तो शायद वह उठ जाती, लेकिन सूर्या जोखिम लेना नहीं चाहता था। सूर्या की चिंता कई गुना बढ़ गई। ये नहीं पता था कि उस कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला हुआ था, इसलिए वह सोचते हुए कि प्रीति की जान को कोई खतरा न हो, तुरंत तेजी से आगे बढ़ा। सूर्या 3 साल पहले ओटी आया था। उसकी एक सांस भी सम्राट के लिए वह शांत रहते हुए यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी जगह किसी को पता न चले। इसलिए चाहे कुछ भी हो, वह किसी भी छोटी बात के लिए भी अपनी स्थिति को उजागर नहीं करता। लेकिन आज की स्थिति अलग है। अब उसके कहने को ही कानून माना जाएगा। आरएसपी ग्रुप 6 में मौजूद सूर्या का अगला चेहरा कैसा होगा? भविष्य में प्रीति और दूसरों को सूर्या के बारे में कई रहस्य पता चलेंगे क्या? नकली चेहरा। बेहोशी की हालत में पड़ी प्रीति को सूर्या पास के एक छोटे से हॉस्पिटल में ले गया। वो हॉस्पिटल बाहर से देखने में किसी साधारण से घर जैसा लग रहा था। जैसे ही सूर्या ने दरवाजा खोला, अंदर से मध्यम उम्र की एक औरत बाहर आई। उसने बेहोश प्रीति को देखा और हैरान रह गई। अरे बाप रे सूर्या, प्रीति को क्या हो गया? कहते हुए उस औरत ने थोड़ा घबराकर प्रीति को धीरे से पास रखी, टेबल पर लिटा दिया। सूर्या के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही थी। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ है प्रीति को? सूर्या ने जल्दी जल्दी कहा, डोसेल्वी। प्रीति ने जो कोल्ड ड्रिंक पी थी उसमें किसी ने नशे की दवा मिला दी थी। प्लीज जरा अच्छे से चेक कीजिए। बहुत देर हो गई है, अभी तक होश में नहीं आई। वो औरत जैसे कोई अजनबी नहीं बल्कि पुरानी पहचान वाली हो। सूर्या उससे उसी अपनापन के साथ बात कर रहा था। वो हॉस्पिटल सूर्या के लिए बिल्कुल जाना पहचाना था। जब उसकी मां की तबीयत खराब रहती तो इलाज के लिए वही उसे यहीं लाता था। इसी वजह से वहां के सारे डॉक्टर भी सूर्या से अच्छे से वाकिफ थे। सेल्वी ने प्रीति की जांच की और कहा, थोड़ी देर में इसका होश वापस आ जाएगा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। इसके बाद उन्होंने सूर्या से पूरी बात विस्तार से पूछी और समझी। सूर्या ने गंभीर लहजे में कहा, सेल्वी, प्रीति के यहाँ होने की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। कुछ घोस्ट सर्वेंट्स हमारा पीछा कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे यहाँ आने की जानकारी उन्हें पहले से ही मिल चुकी होगी। कुछ दिन आप भी ऐसे ही अनजान बने रहिएगा, सूर्या ने घबराहट भरे लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर सेल्वी ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपनी पहचान बदल लूंगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सूर्या क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, ये बात एडवोकेट वासुदेवन को छोड़कर चक्रवर्ती परिवार में किसी को भी पता नहीं थी। संपत्ति लिखकर देने के बाद भी सूर्या के पीछे घोस्ट सर्वेंट को क्यों भेजा जा रहा है, यह सवाल अब भी सूर्या के लिए एक रहस्य ही था। अगर चाहे तो कोई साधारण आदमी भेजकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। फिर आखिर घोस्ट सर्वेंट ही क्यों? भले ही सूर्या ने अब तक कुछ जाहिर न किया हो, लेकिन उसके पीछे घोस्ट सर्वेंट को लगाना, यही बात उसके मन में शक पैदा कर रही थी। घोस्ट सर्वेंट कोई आम आदमी नहीं होते। वे अपने मालिक के लिए पूरी तरह वफादार होते हैं, चाहे सामने उनका खुद का बेटा क्यों ना खड़ा हो। अगर मालिक का हुक्म मिल जाए तो बिना कोई सवाल पूछे उसे भी मार डालेंगे। ऐसे खतरनाक घोस्ट सर्वेंट को सूर्या पर नजर रखने के लिए क्यों लगाया गया, यही सवाल अब सेल्वी के मन में भी उठने लगा। इसी बीच जब दोनों बातचीत में थे, बेहोश पड़ी। प्रीति को होश आने लगा और वो धीरे धीरे उठ बैठी। बेहोशी से उठते ही प्रीति डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। सूर्या घबरा गया और तुरंत उसके सामने बैठकर बोला, प्रीति डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मैं यहीं हूं, सब ठीक हो गया। वो उसे अपने सीने से लगाकर दिलासा देने लगा। प्रीति ने उलझन भरी नजरों से सूर्या की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि आखिर वो यहाँ कैसे बचकर पहुंची। उसकी नजर का मतलब समझते हुए सूर्या ने तुरंत समझाया,
सही वक्त पर पुलिस आ गई थी, उन्होंने ही तुम्हें बचा लिया। अब वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। सूर्या ने प्रीति का हाथ थामते हुए कहा। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सूर्या ने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा। तभी तक दबाए हुए आंसू अब प्रीति रोक न सकी। वो फूट फूट कर सूर्या के कंधे पर रो पड़ी। हमेशा मजबूत और हिम्मती दिखने वाली प्रीति को पहली बार इस तरह टूटते हुए देखकर सूर्या भी भावुक हो गया। उसने उसे दिलासा दिया, ऐसी हालत में कोई भी टूट जाता। प्रीति, लेकिन तुम डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी बीच प्रीति के मोबाइल पर उसकी मां वनिता का कॉल आया। कॉल को उठाए या नहीं, इस सोच में प्रीति कुछ पल तक उलझी रही। वनिता का कॉल लगातार आता ही जा रहा था। सूर्या ने प्रीति से कहा, इस वक्त अगर तुमने कॉल रिसीव नहीं किया तो उन्हें और भी चिंता और डर हो सकता है। उन्हें अभी कुछ भी पता नहीं है। तुम बस हमेशा की तरह हिम्मत से बात करो। फिर उसने मोबाइल ऑन करके प्रीति को थमा दिया। प्रीति ने कॉल अटेंड किया और हेलो कहा ही था कि उधर से वनिता की आवाज आई। प्रीति, तुम कहां हो? सुबह तो मैंने सोचा था तुम घर आ जाओगी, अब तो दोपहर भी बीत गई और तुम अभी तक नहीं आई। क्या हुआ तुम्हें? वनिता ने जल्दी जल्दी आगे कहा। यहाँ तो हालात ही अचानक उलट गए हैं। तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में सुबह सुबह ही इमरजेंसी में विदेश चले गए। तुम्हारे दादाजी ने ही उन्हें जाने के लिए कहा था, वनिता ने घबराए हुए लहजे में कहा। यह सुनकर प्रीति ने हैरानी से सूर्या की तरफ देखा। सूर्या के चेहरे पर भी उलझन साफ झलक रही थी। बिना उसे बताए अचानक विदेश ट्रिप पर क्यों चले गए? ये सवाल सूर्या के मन में गूंजता रहा। उसने सोचा, ये सब तो सीधे दादाजी मुट्ठू से जाकर ही पूछना पड़ेगा। यही सोचकर दोनों वहां से निकल पड़े। उधर सतीश अपने ऑफिस में ऐसे टहल रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा गुस्से में मचल रहा हो। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक महेश्वरन की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। गोल्डन क्लब में क्या हुआ ये न जान पाने की बेचैनी से सतीश का सिर फटने जैसा हो रहा था। वो घबराहट में अपनी उंगलियां मसलता जा रहा था। उसकी प्लानिंग के हिसाब से इस वक्त तक उसके हाथ में वीडियो आ जाना चाहिए था, लेकिन जितनी देर हो रही थी उतना ही उसके मन में शक बढ़ता जा रहा था। असल में सतीश और महेश्वरन ने मिलकर ये चाल चली थी, एक फर्जी वीडियो बनाकर जिसमें महेश्वरन और प्रीति को गलत ढंग से पेश किया जाए। फिर उसी वीडियो के सहारे प्रीति को ब्लैकमेल कर उस प्रोजेक्ट को छीन लेना उनका प्लान था। एक तरफ सतीश को डर भी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मन ही मन सोच रहा था, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया होगा तो ये प्रोजेक्ट अब मेरा है। जैसे ही सतीश सोच रहा था कि वीडियो उसके हाथ में आ जाएगा, उसे अचानक सिहरन सी महसूस हुई। पूरे शरीर में झुनझुनी होने लगी। अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वो उत्सुकता में महेश्वरन को कॉल करने लगा ताकि पता लगा सके कि असल में क्या हुआ। हॉस्पिटल में महेश्वरन की कट चुकी हुई बाहों का ऑपरेशन किया गया और उन्हें जोड़ दिया गया। हालांकि जोड़ दिए जाने के बाद भी अब वह बाहें पहले जैसी पूरी तरह उपयोगी नहीं रह पाई थीं। ऑन ऑपरेशन के बाद महेश्वरन को बेड में लिटा दिया गया। सतीश जब भी उसकी बाहें देखता, उसे महेश्वरन की स्मृतियां और उसकी ताकत का ख्याल आता। सतीश के दिमाग में यह ख्याल घूम रहा था, इसने मुझे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। सूर्या ने कहा था कि यह लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा, वेस्ट है, लेकिन उसने मेरी पूरी योजना को उल्टा कर दिया। अब मुझे इसे रोकना ही होगा। ठीक उसी समय सतीश से महेश्वरन को कॉल आया। क्या सर, मजा आ गया? सतीश हंसते हुए बोला। सतीश की आवाज सुनते ही महेश्वरन को ऐसा लगा जैसे उसे दो टुकड़ों में काट देना चाहिए। उसकी गुस्से और बेचैनी का मंजर उस पल चरम पर पहुंच गया। लेकिन तभी उसके सामने वो टेबल याद आ गई जिसे सूर्या ने तोड़ दिया था। महेश्वरन ने सोचा, अगर सूर्या को सच पता चला तो वह निश्चित ही मुझे ढूंढने आएगा। अपने दांत काटते हुए उसने सतीश से कहा, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सूर्या हाथ बढ़ाने से पहले ही पुलिस आ गई थी। सतीश ने घबराहट में फोन के दूसरी तरफ सवाल करना शुरू कर दिया। ये सब कैसे हुआ? पुलिस को किसने बताया? महेश्वरन ने शांत रहकर जवाब दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर पुलिस यहां आकर रूटीन चेकिंग करती रहती है। उस दिन प्रीति की किस्मत अच्छी थी। पुलिस गोल्डन क्लब में रूटीन चेकिंग के लिए अंदर ही पहुंच गई थी। महेश्वरन ने इसका फायदा उठाकर सच को छुपा दिया और यह झूठ फैला दिया कि प्रीति वहां से भाग निकली। सतीश ने घबरा कर कहा, क्या कह रहे हो? उसे ऐसे ही भागने दिया? महेश्वरन ने जवाब दिया, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ और मुथु दादाजी को ही बता दो कि मैंने सब कुछ ऐसा किया, फिर देखो क्या करना है। सतीश की आवाज में बदलाव था। डर और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। भय ने उसे झकझोर रखा था।
तुम्हारे मुथु दादाजी को मारने से पहले मैं तुम्हें ही दे दूंगा। अब से मुझे फोन करके परेशान मत करना, महेश्वरन ने कठोर स्वर में कहा और कॉल कट कर दी। गोल्डन क्लब में जो सच हुआ उसे सतीश को बताने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। अगर उसने सच बता दिया तो उसे पता था कि सतीश का एक और हाथ निश्चित रूप से उसके शरीर में नहीं रहेगा। अगर उसने फिर भी सब कुछ बता दिया तो सूर्या निश्चित ही सतीश के पास सिर रखकर नहीं बैठेगा। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा तो सूर्या के बारे में आगे क्या होगा, यह अब महेश्वरन के लिए भी अनिश्चित था। पूरी तरह से नहीं जान पाने वाला सतीश हमेशा महेश्वरन के लिए एक झुंझलाहट ही रहेगा। सूर्या से सीधे बदला लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने सोचा कि सतीश को सच पता न चलना ही बेहतर रहेगा। महेश्वरन ने फोन रख दिया और फिर ऑफिस में ऐसे टहलने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा घबराया हुआ हो। अब सवाल यह था कि क्या करे। प्रीति निश्चित ही वहां हुई सारी घटनाओं की जानकारी दादाजी मुथु को दे देगी। अगर सच सामने आ गया तो मुथु दादाजी को कैसे संभाले, या फिर बिना कुछ कहे वहां से भाग जाए। ये सभी विचार सतीश के मन में आने लगे। तभी उसकी ऑफिस रूम में संध्या घुसी। अन्ना, ये प्रीति कितनी हिम्मत वाली है, गोल्डन क्लब तक पहुंच गई। इतना कहती हुई संध्या सीधे उसके कमरे में आ गई। सतीश को लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। इस बीच ये सोचकर कि क्या ये घटना अब सबको पता चल गई है, उसके पेट में हल्की सी बेचैनी होने लगी। संध्या गुस्से में बोली, मुझे पता नहीं था कि वो इतनी साहसी है। कल तो प्रोजेक्ट के लिए कुछ गड़बड़ करने ही गई थी, आज क्या वो अपने पुराने प्रेमी से मिलने गई है। संध्या यह भी बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि प्रीति असल में क्या सोच रही है। उसके बारे में सोचते ही उसे घृणा जैसी महसूस होने लगी। सतीश की कानों में सिर्फ लवर शब्द गूंज रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने हाथों को थपथपाया और सोचा, क्यों मैं ये पहले नहीं सोच पाया, और खुद ही हंस पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, अगर प्रीति को मुथु दादाजी के बारे में पता होता और मैंने उसे यह झूठ बोलकर कि मैं उसे महेश्वरन के पास ले जा रहा हूं बुलाया, तो उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर लिया। सतीश ने सोचा, अब मैं इसका बदला ले सकता हूं। संध्या के सामने उसने ऐसे अभिनय किया जैसे कोई जलती आग में तेल डाल रहा हो। मैं यह कैसे बाहर बताऊं, ये सोचकर अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। मुझे पहले से पता था, बस यह सोचकर हिचक रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, और अब तुम पहले ही समझ गई हो। वास्तव में उसने अपने अभिनय से उसे दुखी दिखाया, लेकिन अगर उसे और छोड़ दिया गया तो हमारी पूरी फैमिली की शान खतरे में पड़ जाएगी। और वह प्रोजेक्ट पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसको अलग ही तरीके से निपटाना होगा। संध्या ने सतीश को बुलाया और उसे मुथु दादाजी के कमरे में ले गई, सोचते हुए कि अब तुरंत जाकर सच बता देना चाहिए। जब सतीश कमरे में घुसा और देखा कि प्रीति और सूर्या पहले से ही वहां मौजूद हैं, तो उसे हल्की सी डर महसूस होने लगी। वह सोचने लगा, अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा। इसी बीच संध्या ने बात शुरू की, छी, कितनी बहादुर है ये लड़की, इस ऑफिस में कॉल करके रखना किस हिम्मत की बात है। संध्या की यह बात सुनकर प्रीति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सूर्या ने उसे शांत देखते हुए सोचा, अगर वह इतनी गुस्से में है तो निश्चित ही सतीश कुछ नया प्लान लेकर आया है। प्रीति ने संध्या की तरफ गुस्से में देखते हुए चिल्लाया, संध्या, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ? संध्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए झूठ बोला, हमें सब पता है। तुम गोल्डन क्लब क्यों गई? वहां आधा दिन किसके कमरे में रही? ये सब हमें मालूम है। और तुम जो कुछ भी कर रही हो, हमें सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? असल में जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था, लेकिन संध्या ने प्रीति को धोखा देने के लिए यह झूठ बोला। कुछ भी न समझते हुए संध्या की बातें सुनकर प्रीति ने कड़ा स्वर लिया, मैं गोल्डन क्लब गई थी, ये सच है, लेकिन वहां तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। संध्या ने कहा कि सतीश ने खुद अपनी आंखों से देखा कि प्रीति वहां अपने पुराने प्रेमी महेश्वरन से मिली थी। प्रीति ने गुस्से में चिल्लाया, सतीश, और अपनी आंखें गड़ी हुई सीधे सतीश की तरफ देखकर उसे फटकार लगाई। उसे समझ में आ गया कि सतीश संध्या के झूठ के पीछे छुपकर अपने फायदे की चाल चला रहा है। मुझे क्यों फटकार रही हो? जो कुछ भी तुमने किया सब कुछ बता दो, सतीश ने सामान्य सी आवाज में कहा, जैसे उसके ऊपर कोई भी गलत बात ना हुई हो। सतीश को अगर कुछ चाहिए होता तो वह हमेशा शॉर्टकट रास्ते खोजकर हासिल करता, लेकिन आज प्रीति ने उसकी शरारत और उसकी चाल के साथ खेलना शुरू कर दिया था। ये उसने सोचा भी नहीं था। हर बार जब वह उसका चेहरा देखती तो गुस्सा और दुख उसके गले में घुटन पैदा कर देता। प्रीति ने ठान लिया था, मैं सबको मूर्ख बनाने नहीं दूंगी। पहले लोग प्रोजेक्ट के लिए लोकेश को फंसाते थे, अब सतीश के साथ भी वही नहीं होने दूंगी।
प्रोजेक्ट पाने के लिए महेश्वरन, हमारे परिवार में तुम्हारे रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें देखते ही घृणा होती है। पैसे के लिए तुम किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हो। इतना कहने से पहले ही प्रीति ने देखा कि सूर्या उसकी आंखों में तेजी से झांक रहा है। सूर्या ने बिना किसी भावना के केवल कहा, सम्मान के साथ बोलना सीखो। उसके लिए यह साफ था कि संध्या की यह हरकत अब बस नहीं चलेगी। वह सोच रहा था कि उसने सीमा पार कर दी है। सूर्या की नजरें उस पर पड़ी ही थी कि संध्या ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। देखा दादाजी, आपके सामने ही तो उसने सब कुछ समझ लिया था। इतना कहकर उसने रोते रोते अभिनय करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दृश्य में सिर्फ प्रीति ही नहीं, सूर्या भी मौजूद था। 3 साल तक घर में दामाद की तरह रह चुके सतीश में अब इतनी हिम्मत कहां से आई। निश्चित रूप से वह इस संपत्ति के लिए प्रीति का इस्तेमाल किसी भी तरीके से करने को तैयार था। वह महेश्वरन को भी प्रीति के जरिए उलझा चुका था। उसके माध्यम से यह प्रोजेक्ट उसे छीनने की साजिश रच रहा था। सतीश ने यह सब एक ही सांस में बोल दिया और उस पल को अपने लिए फायदेमंद बनाने की कोशिश की। मुथु दादाजी, जो यह सब सुन रहे थे, ने गंभीर स्वर में कहा, बस करो, रुक जाओ। और फिर उन्होंने अपनी दोनों हाथों से सामने रखी। मेज पर जोर से तमाचा मारा। इस आवाज को सुनकर वहां सभी शांत हो गए। मुथु दादाजी ने गहरी और कठोर आवाज में पूछा, इसमें कौन झूठ बोल रहा है, सतीश या प्रीति? फिर उन्होंने अपनी नजर प्रीति की तरफ घुमाई। सूर्या को मारने की धमकी दी, तुम्हें गोल्डन क्लब तक बुलाया, तुम्हारे कूलिंग्स में नशे की दवा मिलाई, महेश्वरन को भी ऐसा वीडियो बनाने को कहा कि वह गलत ढंग से पेश हो। यह सब तुमने किया सतीश, और इसका कोई सबूत है? मुथु दादाजी का यह सवाल सतीश के लिए वैसे ही था जैसे खुद उसके पक्ष में होने वाला मामला। अगर उस वक्त रवि कुमार मौजूद होते तो और बेहतर होता। प्रीति ने अपने मन में सोचते हुए दुख सहा। एक अपराधी की तरह वे लोग मुझे कभी भी नहीं चलने देंगे। सतीश ने वास्तव में वह वीडियो भेजा था जिसमें सूर्या को मारने की धमकी और उसके पीछे की साजिश साफ दिख रही थी। प्रीति ने संदेश भी दिखाया, लेकिन वह संदेश देखकर सतीश बार बार हंसने लगा। उसे पता था कि यह सबूत निश्चित रूप से काम नहीं आएगा, क्योंकि वह मैसेज उसके नंबर से नहीं भेजा गया था, किसी अनजान नंबर से भेजा गया था। और सतीश यह साबित करना आसान नहीं था कि उसने यह मैसेज भेजा। मुथु दादाजी ने कहा, अगर यह सच में सतीश ने भेजा है तो यह साबित करना आसान नहीं है। प्रीति ने अपने अंदर दबाए हुए दर्द को बाहर निकाल दिया। तभी पीछे से सूर्या धीरे धीरे प्रीति का हाथ थामता हुआ आया और उसे पकड़कर रोने लगी। प्रीति ने महसूस किया कि इस दुनिया में उसके लिए सूर्या ही है। अब उसे यह समझ में आया कि जो लोग उसके परिवार होने का दावा करते थे, उन्होंने उसे कभी एक इंसान की तरह भी नहीं देखा। सूर्या अगर चाहे तो इस एक पल में ही सतीश को पूरी तरह बेकार कर सकता है। महेश्वरन को गवाह बनाकर वह एक ही सेकंड में उसकी स्थिति को उलट सकता था, लेकिन सूर्या ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि प्रीति को यह समझना चाहिए कि जो लोग अपने मालिक होने का दिखावा करते हुए उसके सामने अभिनय कर रहे हैं, उनका असली चेहरा क्या है। क्या सतीश की साजिश सूर्या द्वारा नाकाम हो जाएगी?